जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष किशरवानी और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर चल रहा है आरआरबी ग्रुप डी का वीडियो सॉल्यूशन। उसी के तहत हम टेस्ट 2 का पार्ट 3 आपके सामने लेकर आए हैं, जहां हम 41 से 60 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यह टेस्ट हमारी वेबसाइट सरकारी सर्कल .com और हमारे एंड्रॉइड ऐप सरकारी सर्कल पर भी उपलब्ध है, जहां आप टेस्ट देकर अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए टाइम विलंब न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 41वां क्वेश्चन दिया गया है, जहां आपसे पूछा गया है जे जे थॉमसन को खालिस्तान की खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया गया है। जैसे कि हम एक कोड को जानते हैं, ईट पर नाच, वो हम कोड आपको दिखा देते हैं। ईट पर नाच, यहाँ पर जो पहला वर्ड ई है वो उसके खोज यानी कण को बताता है, और जो दूसरा वर्ड है टा, जो उसकी खोजकर्ता को बताता है। जैसे ई में इलेक्ट्रॉन और टा थॉमसन को बताता है, पर में प्रोटॉन, पा प्रोटॉन को और रा रदरफोर्ड को बताता है। उसी प्रकार नाच में ना न्यूट्रॉन को तथा चा जेम्स चैडविक को बताता है। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और वही न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी पहला पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वो थोड़ा इसकी डिटेल देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे जे थॉमसन ने की थी। 1897 में इसकी खोज की थी और 1906 में इन्हें भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद एक अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें जिसे प्लम प्लोडिंग मॉडल या या रेजन पुडिंग मॉडल या इसी को तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो धनावेश है वो तरबूज के समान और जो उसमें बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 42वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परमाणु में कोई विद्युत आवेश क्यों नहीं होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो परमाणु है वो मूलतः तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश, प्रोटॉन में प्लस प्लस चार्ज यानी धन आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी भी परमाणु के केंद्र में होते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके केंद्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर जितने प्रोटॉन होते हैं लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो प्रोटॉन को प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से उस परमाणु को आवेशहीन कर देता है। इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड वाला, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। और इस प्रकार से जो हमारा पूरा परमाणु है वो आवेशहीन होता है और उसमें किसी भी प्रकार के आवेश नहीं पाया जाता है। चलिए 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे ए, बी और सी ने एक साझेदारी प्रारंभ की। ए की पूंजी का 4 गुना, बी की पूंजी के 5 गुने के बराबर है, जो सी की पूंजी के 6 गुने के बराबर है। 14,800 रुपए की लाभ में बी का लाभ ज्ञात करना है हमें। यहाँ पे आपको दिया गया है एबीसी को, एबीसी है, यहाँ पर ए की पूंजी का 4 गुना, बी की पूंजी के 5 गुने के तथा सी की पूंजी के 6 गुने के बराबर है। अब चूंकि ये अनुपात इस प्रकार नहीं दिया जाता है, हमें इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम इसका एलसीएम से इसे डिवाइड कर देंगे। इनका एलसीएम आएगा 4, 5 और 6। 6 और 4 का होता है 12 और 12 में 5 नहीं आता है, इसलिए 12 पंजे 60। 60 हमारा एलसीएम होगा। 60 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम 60 आएगा। 60 को पूरे इक्वेशन से हम डिवाइड करने वाले हैं। जब 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, यानी यहाँ आएगा 15 और 12 पंजे 60, यानी यहाँ आएगा 12 और सी के नीचे आएगा 10। यानी ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 10 होगी। यहाँ पर हम इन तीनों का सम कर लेते हैं तो 15, 12 और 10 ये हो जाएगा 12, 15, ये हो जाएगा 37। यानी जो हमारा 37 है वो कुल लाभ को बता रहा है, जो कि दिया गया है हमें इक्वेशन में 14,800। यानी इसका एक हिस्सा करने की बात कर लेते हैं तो 14,800 में जब हम 37 का डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आएगा। और आपसे पूछा गया बी का लाभ। बी का लाभ के लिए हम बी यानी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 3 चौके 12, 7 चौके 28, यानी ये 4 बार में जाएगा
400 आएगा, 12 चौके 48, 4800 हमारा राइट आंसर होगा, यानी बी का जो लाभ है वो है 4800। फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 44वें क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वी के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया इकोलॉजी, बायोलॉजी, इथोलॉजी और जियोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और इसके अंतर्गत हम करते क्या हैं, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की उत्पत्ति, इतिहास और संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। और वहीं थोड़ा सा हम इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है पृथ्वी तथा उसके आंतरिक भागों भागों के वैज्ञानिक अध्ययन को भूविज्ञान या जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और यहीं इकोलॉजी की बात कर लेते हैं, पशु व्यवहार हर का वैज्ञानिक अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। और पारिस्थितिकी की बात कर लेते हैं, जीवों की एक दूसरे के साथ संबंध तथा उनके आसपास के संबंधित जीव विज्ञान को पारिस्थितिकी कहा जाता है। जीव विज्ञान जीवित जीवों, उनकी संरचना, प्रक्रिया, विकास तथा विकासवादी प्रक्रियाओं के रचन अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 45वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है हाल ही में दिनसा की पत्नी ने उसकी एकमात्र बेटी को जन्म दिया है। उसके 2 बच्चे हैं, यानी उसके बाद 2 बच्चे हैं। एक उसकी अभी जो प्रेजेंट में हुई वो बेटी है। और तो आपसे पूछा क्या दूसरा बच्चा दिनसा से किस प्रकार संबंधित है। जैसे कि आपसे को बताया गया है जो दिनसा है यानी डी, दिनसा के 2 बच्चे हैं, हम मान लेते हैं एक्स और वाई। और जो हाल ही में हुआ है वो वाई है, और वाई को के बारे में आपको बताया गया है कि वह एकमात्र बेटी को जन्म देता है, यानी ये तो बेटी है, यानी ये जो है एक्स, ये उसका बेटा है। तो आपसे पूछा यही गया है कि दूसरा बच्चा दिनसा से किस प्रकार संबंधित है। दूसरा बच्चा उसका बेटा है, बेटा राइट आंसर होगा, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 46वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया अल्ट्रा प्योर मेटल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अल्ट्रा प्योर मेटल की बात कर लेते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अति शुद्ध धातुएं यानी अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जोन रिफाइनिंग प्रक्रिया कहा जाता है, यानी थर्ड हमारा राइट आंसर है, जोन रिफाइनिंग प्रक्रिया कहा जाता है। इसके आविष्कारक की बात कर लेते हैं तो विलियम विलियम पीफन। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके आविष्कारक की बात कर लेते हैं तो विलियम पीफन इसके आविष्कारक हैं। और इस विधि में उन्होंने बताया कि जो धातुएं हैं वो धातु की ठोस स्थिति में की तुलना में जो द्रव है, द्रव अशुद्धियां अधिक घुलनशील होती हैं। यानी जो मैं आपको इजी में बता देता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं ये, कि इनका कहना है कि जो अशुद्धियां हैं वो किसी भी धातु की ठोस स्थिति की अपेक्षा उसके द्रव अवस्था में अत्यधिक घुलनशील होती हैं, ऐसा इन्होंने कहा है, जिसके तहत जोन रिफाइनिंग प्रक्रिया के तहत अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त किए जाते हैं। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम तथा अन्य अति शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47वीं की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रक्त एक खालिस्तान है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि अन्य ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जो हमारा रक्त होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक कण पार्ट होता है और एक उसका द्रव पार्ट होता है। जो कण पार्ट होता है उस पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। और जो द्रव पार्ट होता है उसका वो होता है रक्त प्लाज्मा। इन 2 पार्ट से मिलकर हमारा रक्त बना होता है और ये एक गाढ़ा तथा लाल रंग का ऊतक होता है। अ, इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है ये द्रव संयोजी जो रक्त है वो द्रव संयोजी ऊतक होता है, यानी हमारा जो फर्स्ट है वो राइट आंसर है। थोड़ा इसकी और डिटेल देख लेते हैं कि उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है। देखिए रक्त एक संयोजी ऊतक है जो कि ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यह पोषक तत्वों को लाने ले जाने का काम करता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल को। और वहीं बात कर लेते हैं उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल आदि को। ये हमारे जो हानिकारक पदार्थ हैं, वेस्टेज मटेरियल, उनको बाहर पहुंचाने में मदद करता है। और शरीर का पीएच मान नियंत्रित करता है तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 48वां क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है यदि डी बराबर 4 है तथा कार बराबर 22 है के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो
आपको फियर का कोड बताना है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं, आपको इसके लिए सबसे पहले अगर कोड अगर याद हो, जैसे कि ए का होता है 1, 2 होता है बी का, 3 होता है सी का, इसी प्रकार वाई 25 को तथा जेड 26 को डिनोट करता है। ये आपको याद है अगर, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे। आपसे पूछा गया है डी जो है वो 4 को बताता है, तो जैसे कि हम जानते हैं डी चौथी पोजीशन में आता है। अब यहाँ पे यार आपको कार दिया गया है, कार की पोजीशन 3 होती है, ए की होती है 1 और आर की होती है 18। ये बता रहा है 18 3 और 1 4, 18 4 22। इसी प्रकार आपको फियर की पोजीशन बतानी है। अगर आपको ये याद है इसके कोड, तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको ये याद करना है। जैसा कि एफ है, एफ यानी 6 होता है, ई यानी होता है 5, ए यानी होता है 1 और आर यानी होता है 18। हमें इन्हीं को जोड़ना है। 6 5 11 और 1 12, 12 और 18 होता है 30, यानी 30 हमारा राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको इसके कोड याद है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 39वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है 53498167 के पहले और 5वें अंकों को आपस में बदला दिया जाता है, और उसी प्रकार दूसरे और 6वें अंक को आपस में बदल दिया जाता है, और आगे के भी अंकों को इसी प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। तो अंतिम अंक क्या होगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप समझे तो आपको इस बार पे पेन कॉपी उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपसे बोला गया है, ये देखिए, ये जो 5 है वो चौथी पोजीशन से बदला है, जो ये है वो लास्ट, जो सेकंड यानी 3 है वो 5वीं पोजीशन से, 4 छठवीं से, ये लास्ट वाली पोजीशन से बदला है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अंतिम अंक क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो 9 है ये अंतिम पोजीशन पे चला जाएगा और 7 की जगह ले लेगा, यानी हमारा 9 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 50वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ये औसत का क्वेश्चन दिया गया है। आपसे पूछा गया है जनवरी और फरवरी के महीने में औसत वर्षा 4 सेंटीमीटर होती है, मार्च से मई के महीने में 5 सेंटीमीटर, जबकि जून से सितंबर के महीने में 12 सेंटीमीटर होती है, और अक्टूबर से दिसंबर के महीने में 7 सेंटीमीटर होती है। पूरे साल की औसत वर्षा क्या होती है? देखिए जब भी हम औसत निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या दी है उनका कुल बटे कितनी संख्या दी है उनका हम भाग निकालते हैं। उसी प्रकार हम वर्ष भर जितनी बारिश हुई है उसका पहले टोटल निकाल लेंगे, और उसमें हम एक साल में 12 महीने होते हैं, उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा और साल की औसत वर्षा निकल जाएगी। अब टोटल वर्षा निकालने के लिए आपसे को बताया गया कि जनवरी फरवरी यानी जो शुरुआत के 2 महीने हैं, यहाँ पर औसत 4 वर्षा होती है। अब 2 महीने में औसत 4 वर्षा होती है, यानी 4, यानी टोटल जो है 8 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर आपको दिया गया है मार्च से मई महीने, मार्च से मई में 3 महीने होते हैं, मार्च अप्रैल मई, और यहाँ पर वर्षा हुई है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 या 15, यानी यहाँ पर कुल वर्षा 15 सेंटीमीटर हुई है। और जून से सितंबर यानी यहाँ पर 4 महीने होते हैं, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर इन 4 महीनों में वर्षा हुई है। और आगे आपसे दिए गए अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने होता है, और यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर वर्षा हुई है औसत, तो टोटल वर्षा 7 या 21, ये टोटल वर्षा हुई। अब वर्ष भर की औसत वर्षा की बात कर, वो कुल वर्षा की बात कर लेते हैं। तो ये होएगा 8 दूनी 16, 16 और ये 5 21 21 और 1 22 की 2 हासिल आई, 1 वो हासिल आई 2, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, यानी 92, यानी साल भर में 92 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और हमें पूरे साल का औसत निकालना है, यानी इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 सत 12 अट्ठे 96, यानी 12 सत्ते 84, 7 बार में जाएगा 84, और यहाँ 6 2 8 बचेगा, और दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 12 छिंग 72 होता है, यानी 6 बार जाएगा, और यहाँ जब यहाँ से काटेंगे फिर 8 आएगा, यानी फिर जीरो लगेगा, यानी फिर 6 6 6 आएगा, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा 7.67 हमारा राइट आंसर होगा। 51वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया हैंगिंग गार्डन किस स्थान पर स्थित है? तो हैंगिंग गार्डन की बात कर लेते हैं। तो हैंगिंग गार्डन मालाबार पहाड़ी के शीर्ष में स्थित है, जो कि अरब सागर के किनारे मुंबई में स्थित है, और मुंबई महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, ये हैंगिंग गार्डन का जो दृश्य है वो वहाँ पेड़ पौधों और घास को काटकर इस प्रकार के मनोरम दृश्य को बनाया गया है। इस जो ये गार्डन है, ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे एक जलाशय भी स्थित है।
और ये हैंगिंग गार्डन मुंबई में स्थित है, मालाबार पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है और 1881 में इसका निर्माण किया गया था। यह जो उद्यान है वो फिरोज शाह मेहता गार्डन के नाम के रूप में भी जाना जाता है। अरेबियन सागर के सूर्यास्त के दृश्य को कैप्चर करने के लिए यह एक महान जगह है, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 52वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एफसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एफसीआई की बात कर लेते हैं। जो एक एफसीआई है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत जो अधिनियम है वो 1964 का है। इसके तहत 1965 में इसकी स्थापना होती है, यानी 1965 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कंफ्यूज मत होना, 1964 में है वो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम आया था और उसके तहत 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इसकी स्थापना की गई थी और इसका प्रमुख कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ की खरीदी, भंडारण तथा परिवहन और भंडारण, मुख्य रूप से भंडारण एवं बिक्री आदि को की देखरेख करना होता है। यहाँ पर देखिए एफसीआई की संवैधानिक निकाय है और 1964 के तहत 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, ये हमने बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी 1965 हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी 1965 हमारा राइट आंसर होगा। 53वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप सागर किस सागर का दूसरा नाम है? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, लक्षद्वीप सागर जो है ये लक्षद्वीप सागर का दूसरा नाम है और ये हमारे केरल वाले तट के आसपास पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये यहाँ से कुछ इस प्रकार केरल है और इसी के किनारे ये लक्षद्वीप सागर है और ये हमारा श्रीलंका है। अ, ये लक्षद्वीप सागर है और ये मालदीव है और ये माले उसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी लक्षद्वीप हमारा राइट आंसर है। 54वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है ए बी सी डी व ई कक्षा में 5 छात्र हैं, यानी 5 छात्रों का जिक्र किया गया है, जहाँ पर डी ने ए या ई के साथ प्रवेश नहीं किया है बल्कि सी से पहले प्रवेश किया, बी ने सी से पहले प्रवेश नहीं किया है बल्कि ए के साथ प्रवेश किया है और ई ने सबसे अंत में प्रवेश नहीं किया है। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? चलिए हम इसको पहले बनाकर देखते हैं, फिर देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। डी ने ए या ई के साथ प्रवेश नहीं किया है, यानी ना इसने ये बताया डी ने पहले प्रवेश किया, ना ये बताया है ए या ई ने बाद में या पहले प्रवेश किया। तो देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। आपसे बोला गया है डी ने ए या ई से प्रवेश के साथ प्रवेश नहीं किया है, यानी डी, अभी हमें ये नहीं मालूम है कि इनमें से किसने पहले प्रवेश किया है, इसलिए हम दोनों तरफ एरो ले लेते हैं। ए या ई के साथ प्रवेश नहीं किया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है बल्कि सी से पहले प्रवेश किया है, यानी डी की बात कर रहा है, यानी जो डी है उसने सी से पहले प्रवेश किया है, यानी हम एरो डी की तरफ कर देते हैं। डी ने पहले प्रवेश किया है और सी ने बाद में प्रवेश किया है। आगे पढ़ लेते हैं। बी ने सी से पहले प्रवेश नहीं किया है, यानी सी से पहले प्रवेश नहीं किया, यानी सी के बाद प्रवेश किया, यानी सी ने पहले प्रवेश किया है, यानी सी की तरफ एरो बनाकर हम यहाँ लिख लेते हैं बी। अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे दिया गया है बल्कि ए के साथ प्रवेश किया है, या ये बात कर रहा है बी ने सी से पहले प्रवेश नहीं किया बल्कि ए के साथ किया, यानी जो बी है ए ने उसके साथ प्रवेश किया। ये 4 का हमें पोजीशन पता चली कि डी के बाद सी आया, सी के बाद ए और बी आया है। और आगे पढ़ लेते हैं। ई ने सबसे अंत में प्रवेश नहीं किया, यानी जो ई क्या है, ई की पोजीशन यहाँ तो नहीं है, ये पोजीशन ई की नहीं है, तो यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है ई की पोजीशन। अब हम आगे देख लेते हैं, हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया सी ने कक्षा में केवल डी के बाद प्रवेश किया है, तो केवल डी के बाद ऐसा नहीं है, बी और ए ऑलरेडी उससे बाद में, यानी पहला गलत है। डी ने कक्षा में केवल ई के बाद प्रवेश किया, अभी ई की तो पोजीशन ही मतलब कंफर्म नहीं है, ये पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, यानी ये भी गलत होगा। तीसरा बोल रहा है बी ने कक्षा में ए के बाद प्रवेश किया है, बी और ए ने तो साफ दिया है कि बी और ए ने साथ में प्रवेश किया है, यानी ये भी गलत है। और ये चौथा हमारा राइट आंसर होगा, पढ़ लेते हैं फिर भी। ए ने कक्षा में डी के बाद प्रवेश किया है, देखिए ए ने डी के बाद प्रवेश किया, हाँ तो ये भी ये सही है, यानी चौथा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए 55वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है क्षारों के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसके पहले हम एक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एक रसायन शास्त्री थे पीएल सोरेनसेन, एक रसायन शास्त्री थे जिन्होंने पदार्थों की वो
पदार्थों या विलयंस की अम्लता तथा क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का निर्माण किया था। ये पीएच स्केल बनाया था। इस पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक को प्रदर्शित किया गया था, जहां पर 0 से 7 अम्लता को बताता था, 7 उदासीनता को, और 7 से अधिक होने पर, यानी 7 से अधिक होने पर 7 से 14 ये बताता था कि विलयन क्षारीय है। अगर कोई जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, यानी जल उदासीन है, और जल से जब इस तरफ बढ़ते हैं यानी 0 की तरफ, तो उसकी अम्लता बढ़ती है, और 7 से अधिक 14 की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी उदासीनता बढ़ती है, उसकी क्षारीयता बढ़ती है, 7 उदासीन होता है। और अब हम बात कर लेते हैं क्षार के विलयन की, जल विलयन की। तो क्षार में जब जल विलयन क्षार में जल मिलाने पर उसके विलयन की तनुता बढ़ती है और क्षारीयता जो है कम होती है। अब जब हम इसमें जल मिलाएंगे, क्योंकि जल उदासीन है तो वो इस तरफ बढ़ेगा, तो उसकी जो क्षारीयता कम होगी और उसकी तनुता बढ़ती चली जाएगी, यानी और जो ऐसा विलयन होगा उसे क्षारीय विलयन कहा जाएगा, तो उसे क्षारीय विलयन कहेंगे। और सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं एवं इन रूपों में आयनों में विलगित हो जाते हैं। क्षार लिटमस पेपर को, ये मोस्ट आईएमपी है, आप इसको स्टार लगाकर याद रखेंगे। जो क्षार है लिटमस पेपर को नीला कर देता है तथा फेनोप्थलीन को गुलाबी बना देता है। रसायन शास्त्री, ये हमने भी आपको बताया, पीएल सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल की खोज की थी, और यह एक ऐसा स्केल था जिसमें सॉल्यूशन के कलर के चेंज होने के आधार पर उस सॉल्यूशन के पीएच मान को ज्ञात किया जाता था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 56वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ सीरीज दी गई है 5, 20, 70, 210 और 525। आपको बताना है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। आपको एक नियम बताना है जिसके तहत ये सीरीज बढ़ रही है। अब हम देखते हैं 5 से 20 का अलग से ले आता है, तो 5 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 20 से 70 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5, यानी 7/2 या 3.5। अब ऐसा समझ में आ रहा है कि 0.5 की कमी करते हुए उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 7 पे 21 होता है, यानी जो नेक्स्ट टर्म है वहां पर 3 है, 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। और इसी प्रकार अब 2.5 का मल्टीप्लाई किया गया है, और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करे आएगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, ये आएगा 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, यानी 10×50 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आप समझ गए होंगे, पहले 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 3.5 का, फिर 3 का, फिर 2.5 का, फिर 2 का, इस प्रकार सीरीज आगे चल रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो देखिए, ये मोस्ट आईएमपी और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इसको सीधा सीधा याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन कोशिका होती है, यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका, नर्व सेल। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये 1 मीटर तक लंबी होती है, यानी 90 से 100 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और ये मानव मस्तिष्क से सिग्नलों को प्राप्त करके अन्य भागों को तथा अन्य भागों से प्राप्त करके मानव मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। ये देखिए, नर्व सेल मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका 90 से 100 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और ये मानव शरीर के विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तंत्रिका कोशिका सीधा मस्तिष्क से जुड़ी होती है और निर्देश देने का कार्य करती है। देखिए, ये सेल आपको दिखाई गई है, नर्व सेल है, और इसमें ये केंद्रक होता है, और ये जो है ये तंत्रिकाक्ष होते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर ये इनको एक्सॉन कहा जाता है, और ये इसका नीचे का पार्ट होता है जिससे अन्य कोशिकाएं भी इसी प्रकार जुड़ी होती हैं। ये आपको एक कोशिका दिखाई गई है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 58वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस है ये 1 मई को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और इसी को लेबर दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी घोषणा जो है, यानी जिसको मनाना शुरू किया गया था, वो आईएलओ के द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। और इसे कई देशों में मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यानी 1 जो मई है, 1 मई हमारा राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा हम इसकी डिस्कस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को श्रमिक दिवस के या लेबर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और अन्य दिवसों की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपको ये इम्पोर्टेंट 3 आपको याद ही रखना है, तीनों में स्टार लगाएंगे, ये मोस्ट आईएमपी हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और वहीं 24 मार्च की बात कर लेते हैं तो विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
चलिए 59वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 59वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समूह को कैलकुलन के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आवर्त सारणी क्वेश्चन है और आपको इसको सीधे सीधे याद रखना है, इसको आप स्टार बनाकर रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी क्वेश्चन एग्जाम में, रेलवे एग्जामों में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसे एक एक कर कर ही याद करते चलेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन के समूह के बारे में पूछा गया है, तो हम आपको बता दें जो ऑक्सीजन परिवार होता है, यानी समूह ऑक्सीजन परिवार, जहां पर O ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूनियम, टेलुरियम और ये पोलोनियम को बताता है, और इसका कोड होता है ओ स्टाइल से टीपो, उस स्टाइल से टीपो। ये हमारा कोड होता है, इसको याद करने के लिए। ये ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलुनियम, टेलुनियम और पोलोनियम, और ये ऑक्सीजन परिवार का समूह है जिसे कैलकुजन समूह के नाम से जाना जाता है, और ये समूह 16 के अंतर्गत आते हैं, यानी समूह 16 हमारा राइट आंसर होगा। इसका थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। ये देख लिए जी, आवर्त सारणी में समूह 16 के तत्व दिए गए हैं। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुनियम और ये पोलोनियम दिया गया है। इसे कैलकुजन के समूह के तत्व के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें कैलकुजन तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैलकुजन का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व, यानी जो प्रकृति में पाए जाने वाले मुख्य रूप से जो अधिकतर धातु अयस्क होते हैं, वो प्रायः ऑक्साइड तथा सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, और चूंकि सल्फाइड जो है वो सल्फर तत्व के कारण बनते हैं, ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन तत्व के कारण बनते हैं, और ये दोनों ही इस समूह 16 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए समूह 16 के तत्वों को और कैलकुजन तत्व के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 60वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिंगवर्म नामक बीमारी के कारण होती है। रिंगवर्म है जो दांत के नाम से जाना जाता है, और ये जो बीमारी है वो कवक फंगाई से होने वाली बीमारी। इसका एक कोड होता है, वो हम कोड देख लेते हैं। इसके कोड की बात कर लेते हैं। ये हमें कोड दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है गंजा दमाद खाए फ्रूट। ये इसका कोड है। गंजा से होता है गंजापन, और दामा से होता है दमा, दा से होता है दांत, खाए से खाज, और फूट से होता है एथलीट फूट रूट। और ये जो दाद है, ये इसके कुछ टाइप होते हैं। जैसे जो दाद है, इसे जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसमें इसे टीनिया कहा जाता है, और इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे टीनिया क्रूसिस जो कि जांघों में होता है, और टीनिया कैपिटिस और जो कि खोपड़ी में होता है। ये आप याद रखें, ये बहुत आया जाता है। टीनिया कैपिटिस जो कि खोपड़ी में होता है, और इसी प्रकार होता है टेनिया पेडिस जो कि पैर में होता है, और इसे ही एथलीट फुट रोग के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, और ये था हमारी वीडियो का पार्ट 3। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये टेस्ट हमारी वेबसाइट sarkarisircle.com और हमारे एंड्रॉइड ऐप पर सरकारी सर्कल पर उपलब्ध है। आप जाकर अपनी टेस्ट तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। धन्यवाद। जय हिंद।